शाम से सुबह कौन से लोग आए? अरे आए और दो ही लोग आए। तो तुम सुबह थे ना? सुबह शाम सब कॉमन बातें हुई थी। चार्ज के बारे में क्या चार्ज क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस की थी। तो चलिए उसी के आगे से काम करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा बेसिकली चार्ज क्या है। तो आपने देखा है कि चार्ज बेसिकली मैटर की वो प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंफ्लुएंसेस वगैरह मिलते हैं। वैसे प्रॉपर्टी को हम नाम दे देते हैं चार्ज। ठीक, और इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने एटॉमिक लेवल पर जब बातें की थी बहुत सारी बातें बताई थी उसमें। तो ये बताया था कि नॉर्मल स्टेट पर हर मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के मैटर्स का एटम्स का फॉर्मेशन होता है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस देते हैं, न्यूट्रॉन नहीं देते। तो लोगों ने बोल दिया कि जो इन्फ्लुएंस दे रहे हैं उनके पास चार्ज जैसी प्रॉपर्टी हो ही जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज न्यूट्रॉन इज नॉट गिव एनी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। और चार्ज का जो अमाउंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को है वो इक्वल होता है, बट नेचर में कैसा होता है, अपोजिट। तो कन्वेंशनली जो है प्रोटॉन को बोल दिया गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। कन्वेंशन आप चाहो उल्टा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार सवाल पूछा भी गया था आईएएस जानते हो? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एग्जाम है। उसमें पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, उन्होंने पूछा था कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव चार्ज माने और प्रोटॉन को नेगेटिव चार्ज माने, राइट? तो नेचर में क्या चीज बदल रहा है? कुछ नहीं बदल रहा, सब कुछ जैसे पहले है वैसे। बिकॉज इट इज अ कन्वेंशन ना, हम मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव। आप उल्टा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक, इक्वल अमाउंट का होता है। और नॉर्मल स्टेट पर से अगर इलेक्ट्रॉनों की हम लोग एक्सेस या डिफिशिएंसी करेंगे तो बॉडी पर क्या आ जाएगा, चार्ज। ठीक, अगर एक्सेस करेंगे तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और डिफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिव। बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉनों की बात है। तो चलिए ये जो एक्सेस और डिफिशिएंसी हम करते हैं जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, ये करते कैसे है ना, इसका एक प्रोसेस है। ऐसा थोड़ी ना कि बॉडी के अंदर हाथ डालेंगे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन देखा है क्या आपने? सब इनविजिबल है ना, वेब के फॉर्म में होते हैं, सब दिखाई नहीं पड़ते हैं कि जा रहा है, पकड़ लिया, निकाल करके बाहर कर दिया, और चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। जेब से इलेक्ट्रॉन निकाला, डाल दिया, तो कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। ये कहने की बात है, बट ऐसे करते नहीं, प्रोसेस है इसका। तो देखिए, मोड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब किसी बॉडी को हम कैसे इलेक्ट्रीफाई करेंगे, मतलब उसके ऊपर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे लाया जाता है। तो मोड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो तीन तरीके हैं जिसमें पहला नोट कर लो, बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो आप समझते होंगे ना, या इसी को रबिंग भी बोलते हैं। जब आप दो बॉडीज को रब करोगे तो उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन। रगड़ेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो इस वजह से जो है बॉडी इलेक्ट्रीफाइड की जा सकती है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो आप देख लो, नोट मत करिएगा, देखो उसके बाद पॉइंट आउट करिए। मान लो कि हमारे पास दो बॉडी हैं, ए और बी।
कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल। ये दोनों बॉडी डिफरेंट मटेरियल की होनी चाहिए। पहली बात तो ये, इनका मटेरियल क्या होना चाहिए, और आप ये जानते हो कि मटेरियल अलग अलग होगा तो इनका एनर्जी लेवल भी क्या होगा, अलग अलग। तो मान लेते हैं कि इस बॉडी का एनर्जी लेवल E है और इस बॉडी का एनर्जी लेवल E भी है। सपोज दैट मटेरियल अलग अलग है तो इनका एनर्जी लेवल भी क्या होगा, राइट, EA ग्रेटर देन EB। ठीक, अब जब हम इन दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो होता क्या है कि ड्यूरिंग द रबिंग, जिस समय इनके बीच में रबिंग हो रही है उस समय जो है हीट के फॉर्म में क्या एनर्जी लॉस होगी, फ्रिक्शन की वजह से। दोनों बॉडीज से एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में जो है बाहर निकलेगी, बॉडीज गर्म हो जाएंगी, रब करोगे तो बॉडी गर्म होगी, मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है क्या हो गई, बाहर हो गई, निकल गई। उसी दौरान उसी इंस्टेंट पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ 1, 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक बॉडी में से निकल करके दूसरे वाले बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब क्लास के बाद करूंगा, जब दो अलग अलग एनर्जी लेवल की बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं तो रबिंग के दौरान हीट के फॉर्म में उनके अंदर से एनर्जी लिबरेट होती है, एंड एट दैट इंस्टेंट जो है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी ट्रांसफर्ड ऑनटू अनदर बॉडी। ठीक, अब बात आई कि इनमें से किस बॉडी से निकलेंगे और किस बॉडी के ऊपर जाएंगे, तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, एनर्जी से। इस बॉडी की एनर्जी क्या है, एनर्जी ज्यादा का मतलब स्टेबिलिटी कम है सर, लॉ ऑफ नेचर, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। मतलब इस बॉडी के अंदर के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो लेस स्टेबल है, हाईली एनर्जेटिक है वो, मतलब स्टेबिलिटी क्या है, कम है, और इसके अंदर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो किसके निकलेंगे, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो हायर एनर्जी वाले लेवल की बॉडी से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और लोअर वाले एनर्जी लेवल की बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। फिगर यहाँ दिखा दे रहे हैं, आफ्टर रबिंग, अब इस पॉइंट आप लिख लीजिएगा, जब रब करोगे तो होगा क्या कि बॉडी ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बॉडी बी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, कैसा चाहते हैं, इस पर गए होंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कैसा चार्ज हो गया, क्या दोनों का अमाउंट सेम हो, बिल्कुल सर, इतना निकला उतना तो गया, यस सर। अगर इस पर प्लस क्यू के अमाउंट का चार्ज आएगा तो इस पर माइनस क्यू। ठीक, इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्यू की जो वैल्यू होगी, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने में, यस सर, मान लिया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, n, तो क्वांटाइजेशन जानते हो ना, यस सर, तो दिस क्यू मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ e, बराबर सी। और वो पॉइंट जरूर लिख लेना कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल बॉडी टू द ट्रांसफर टू द लोअर एनर्जी लेवल बॉडी ड्यूरिंग द फ्रिक्शन। स्टेटमेंट अगर आप लोग ना लिख पाओ तो मुझे बता देना, मैं लिखाता चलूंगा, बिकॉज आपको बोर्ड का एग्जामिनेशन फेस करना है, लिखना आपको आना चाहिए, बेहतर होगा आप लोग अपनी भाषा में चीजों को लिखना सीखिए। लोअर बॉडी नहीं, हायर एनर्जी लेवल बॉडी, लोअर बॉडी से बॉडी को मतलब ही नहीं है, क्यों, हम तुमको अगर एक छोटे प्राणी से रगड़े तो जरूरी थोड़ी नहीं कि तुम्हारे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तुम्हारी एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो तुम्हारे अंदर से बैक एनर्जी की है, बैक बॉडी की है। जरूर लिखिएगा, दिस इज द मेन पॉइंट, some electrons from higher energy level body is transferred to the lower energy level body। और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स आप बचपन से भी किए होंगे। प्लास्टिक के कॉम को आप हेयर से रगड़ते हो, फ्रिक्शन होता है दोनों में, प्लास्टिक का कॉम और हेयर ये दोनों इलेक्ट्रिफाई हो जाते हैं और इक्वल और पॉजिटिवली
जितना एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही दूसरे पर नेगेटिव। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, फ्रिक्शन में इक्वल और अपोजिट चार्जेज आते हैं ऑन बोथ बॉडीज, राइट। क्वेश्चन पूछेगा किस पर पॉजिटिव आएगा किस पर नेगेटिव आएगा, तो हायर वाले पर हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव लोअर एनर्जी वाली बॉडी पर हमेशा कैसा आएगा। अच्छा, ये अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम इसको कॉमर्शियली यूज में ले आ सकें। अगर ऐसा होता तो हम लोग रगड़ रगड़ कर बिजली पैदा करते भाई, बिजली चली गई इन्वर्टर थोड़ा लगाएंगे हम, रगड़ेंगे बैठे हैं तो थोड़ा होगा, राइट, वो किसी इस्तेमाल में नहीं होता है। बट चार्जिंग की बात हो रही है, चार्जिंग हो गई, लिख लिया? यस सर। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एक दो एग्जाम्पल लिख लो अपने से, प्लास्टिक कॉम और हेयर वाला एग्जांपल ले लो, है ना। yes, तो उसमें हेयर हमारा जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, प्लास्टिक का कॉम्ब जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। हम लोगों ने सुना होगा बिल्ली की खाल से अंबर की रॉड को रगड़ने पर, एक लकड़ी होती है अंबर नाम की, तो इजीली होता है सर। हेयर पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, हेयर पे नेगेटिव चार्ज और कॉम्ब पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बिल्ली की खाल को अगर अंबर की रॉड से रगड़ा जाए तो दोनों इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं, ठीक। ये सब आप लोगों ने सुने होंगे बचपन में। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो भैया क्लाउड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बरसात के दिनों में आप देखते हो ना, तो हैवियर क्लाउड्स काफी लार्ज मोमेंटम से आपस में क्या करते हैं, इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि उसकी आवाज भी सुनाई देती है ना। देखा है ना, बिजली कड़कती है ना, कभी तो कभी ऐसी बात नहीं, कभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्लाउड में इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड आ जाता है। yes, और जब कैपेसिटी के बियॉन्ड कोई भी चार्ज होगा तो क्या अपने सरफेस पर बिहेव कर पाएगा, क्लास में बताया था ना, तो लीक कर देता है। आप बोलते हो ना बिजली गिर गई, तो ये बिजली गिरती है कि चार्ज गिरता है, चार्ज उसको अपनी ओर खींच लेता है और पे आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल लिखना चाहो लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द क्लाउड्स। डिस्चार्ज प्रोमिनेंट नाम पूछ रहा है। हाँ, वो तो हम लोग जो मेटल की प्लेट लगा कर वो करते हैं, 7 पॉइंट से निकल जाता है उसको, तो अर्थिंग है, आर्थिंग केस में करते हैं उसको। देखिए बेस्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन क्लाउड्स। इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। लिख लो उसको, कॉल्ड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइए इसमें कुछ मुझे और पॉइंट आउट करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं सर। सब लिख लिया आपने पॉइंट, है ना। बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो लिखना आपको आना चाहिए, लिख लोगे? अच्छा बताओ, इसी पर सवाल कर लेते हैं। इसका मास अगर अभी Na है और इसका Mb है, व्हाट्स अबाउट नाउ द मास? मास तो सेम ही रहेगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का लेना देना मात्र किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। यस सर। इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, नेगेटिव। हम बात है बहुत कम है बट है तो। यस सर। 10 का पावर -31 किलोग्राम का एटम होता है ना। यस सर। बट है तो ना भाई। तो अगर हम बात करें मैथमेटिकल लेवल पर तो बताइए कि इसका मास अगर हम Ma डैश मान ले और इसका मास Mb डैश मान ले तो क्या ये मासेस अभी भी वही रहेंगे, बदल जाएंगे? इसका मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकले हैं भाई। यस सर। मास भी लेकर निकला होगा कि नहीं? Yes, sir. मास कम हो गया, इसका ज्यादा हो गया होगा, अरे बढ़ गया होगा। Yes, sir. नहीं समझे मेरी बात? समझ गए सर। बता सकते हैं कि Mb डैश निकले। सर Na-NMe। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन निकले? N। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर का मास भी निकला होगा। Yes, sir. तो पहले मास कितना था? Na। कितना कम हो गया? Na-NMe। n टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन का मास m ही मान लो। Yes, sir. फिर 9.1 के पावर -31 किलोग्राम। Yes, sir. लिखाया था, लिख लो। Yes, sir. याद आता है। 9.1 -31 kg। लिख लो दोबारा। ठीक है क्या? है ना? n की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो क्या यहाँ से लिख सकते हो? Q upon Q upon E। Yes, sir. अगर चार्ज मालूम
मालूम है तो क्या n लिख सकते हो, Yes, या n मालूम है तो क्या q लिख सकते हो, Yes, sir. ये बराबर है n से, है ना। और m d डैश की वैल्यू बताइए, and b minus n times of plus Minus के साथ। and तो दिस इज द फ्रैक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। बॉडी इक्वल और अपोजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, और ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है नॉर्मल केस में बहुत स्मॉल अमाउंट का होता है। क्लाउड्स की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और वो भी इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है उसकी कंट्रोलिंग भी नहीं की जा सकती है, इसीलिए जो क्लाउड्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी कमर्शियली यूटिलाइज नहीं हो पाती। yes sir, पहली बात तो यही दिक्कत है कि कब दो बादल टकराएं किसी को पता है, right sir, भाई पता हो तो हम लोग उसके नीचे डिवाइस कुछ तैयार करें, है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो चाइना वाले अब तक बना ही होते डिवाइस, लगा देते हैं, यहाँ बादल टकराएंगे, बिजली पैदा होगी, इतनी ज़्यादा पैदा होगी कि वो गिरेगी, तो डिवाइस से कैच कर लेंगे। मतलब कोई ऐसा डिवाइस जो उसको अट्रैक्ट कर दे, मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होता है। इतना सब कुछ इंस्टेंटेनियस और सडन होता है ना प्रोसेस, कि इसको जो है कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन नेचर की बात करें। हीट भी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो आज कल हम लोग बिजली पैदा करते भाई, कुछ लोग कंट्रोल के बाहर है, तुरंत स्ट्राइक मतलब गिरा और अट्रैक्ट किया तुरंत खत्म हो गया, ऐसा भी है ना। कुछ ऐसा है कि समुद्र में एकदम पानी गिरेगा तो उस बूंद का पता चलता है कि कहाँ से, तो ऐसा ही कुछ है। चार क्या हो रहा है, ट्रैफिक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो मेरे बाद कैसा महसूस हो रहा है तुम लोगों को यार, नई क्लास, नया एटमॉस्फेयर, नई बुक्स, नया जोश नया है तो वही पुराना वाला है, बहुत है ना। यस हाँ, ये एनर्जी लेवल जो है लास्ट तक मेंटेन करके चलना। बिल्कुल। आइए दूसरा देखते हैं, बाई कंडक्शन। दूसरा मॉड बाई कंडक्शन। बातचीत बंद करो। बाई कंडक्शन, ठीक, इसमें होता क्या सुन लो। हमारे पास ऑलरेडी पहले से चार्ज बॉडी होती है, हमें पता है कि इसके ऊपर चार्ज है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो उसी चार्ज बॉडी को हम ले जा करके अनचार्ज बॉडी जिसके ऊपर चार्ज ले आना है, ठीक है, के कांटेक्ट में रख देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब कांटेक्ट बनाना, ठीक है। तो इसमें हम एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लगा करके उस समय तक के लिए छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो मान लो कि हमारे पास ये एक अनचार्ज बॉडी है, हमें इसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है, मतलब इसके ऊपर चार्ज ले आना है, न्यूट्रल है अभी। और हमारे पास एक दूसरी बॉडी है, मान लो एक रॉड है और ये चार्ज है, मतलब हमें मालूम है कि इसके ऊपर चार्ज है, या तो पॉजिटिव रहा होगा या तो नेगेटिव। तो चलिए पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, मान लिया इसके ऊपर प्लस क्यू के अमाउंट का चार्ज है, राइट, बोलो। यस यस। अभी ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, एट लार्ज सेपरेशन, मतलब इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पर और इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है, राइट। तो एट लार्ज सेपरेशन मतलब दोनों आइसोलेटेड है, कोई संबंध नहीं दूसरे से, राइट। तो करते क्या है, प्रोसेस जो है उसको समझो आप। प्रोसेस ये है कि हम इस चार्ज को इसके कांटेक्ट में ले आकर के रख देंगे। तो चलिए ये रख दिया, कांटेक्ट में बना करके। सोच के बताओ क्या, आपको पता है क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या होगा, बिल्कुल लॉजिकली सोच के बताओ क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल के उसमें रिएक्शन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्यों क्योंकि बात है क्या, क्यों भाई ऐसा कुछ होता है, कोई वजह होगी ना, क्योंकि उसको पोटेंशियल दोनों अच्छा इतनी सी बात, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या होता है, अट्रैक्शन। यस अट्रैक्शन की वजह से खिंच जाएगा, यस है ना। एक और लॉजिक लगा सकते हो, इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव
का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो, Yes, sir. इलेक्ट्रॉनों की कमी है। Yes, sir. नॉर्मल स्टेट से क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है? Yes, sir. इट इज द लॉ ऑफ नेचर, हर चीज अपने आप को क्या स्टेबलाइज करना चाहती है। Yes, sir. मैं भी अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहूंगा, तुम भी करना चाहोगे, सारा जीवन हम लोग क्या हमेशा स्टेबलाइज करते ही तो रहते हैं अपने आप को। तो ये बॉडी भी जो है क्या अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जिस चीज की कमी है क्या उसको लेना चाहिए। किस चीज की कमी है इसके पास? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। तो इसकी चाहत क्या है? इसकी चाहत को देखो, इसकी चाहत है इलेक्ट्रॉन लेने की, और ये चाह रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिले तो हम स्टेबल हो जाए, और जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बस यही है इसका। तो जैसे कांटेक्ट बनाया तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल करके इसके ऊपर आ जाएंगे। बोलो भैया। तो इसका चार्ज जो पहले कितना था, +2, अब क्या +2 रहा होगा कि उससे कम हो गया, कम हो गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज को क्या खत्म करेगा। तो इसका चार्ज जो है Q डैश मान लीजिए। बोलो भाई। क्यों तो नहीं रहा होगा, पक्का उससे क्या कम रहा होगा। बोलो भैया। इस पर क्या होगा? इसमें से सर जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। क्या इलेक्ट्रॉन निकले हैं? इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने के बराबर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इस पर आया होगा क्या उतना ही इस पर कम हो गया होगा। मान लिया इस पर कितना चार्ज आ गया, +Q पर। तो क्या इस छोटा +Q, ये बड़ा +Q और ये बड़ा Q डैश में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो? यस सर। क्या होगा रिलेशन बताइए। Q = Q डैश प्लस अब इसको हटा दो। तो फाइनली अब हटा दें तो ये बॉडी लार्ज सेपरेशन पर कर दिया, एट लार्ज सेपरेशन फिर से क्या आइसोलेट हो गए। यस सर। तो इस पर जो चार्ज दिखेगा Q दिखेगा, Q डैश दिखेगा। Q डैश। इस पर भी चार्ज कैसा दिखेगा? इस पर Q दिखेगा। यस सर। दिखेगा कि तीनों में क्या संबंध स्थापित कर सकते हो आप? यस सर। कैपिटल Q = कैपिटल Q डैश प्लस Q। कैपिटल Q = कैपिटल Q डैश प्लस स्मॉल Q। ये तो होगा। यस सर। इसको बॉक्स में कर लो। चार्ज इक्वल है। और ये Q की जो वैल्यू है क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिख सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, दिस इज इक्वल टू n। आना बोलो। यस सर। फिगर बना लो, स्टेटमेंट हमने से करो। स्टेटमेंट जरूरी है, नंबर बोर्ड में आपको बिना लिखे नहीं मिलने वाला है। फिगर को फाइनली आप बना कर दिखाएंगे, लिखने की आदत खुद से डालिए, अपने शब्दों में लिखिए। ना बने मुझे बताइए, मैं लिखाऊंगा। हाँ बोलो। नहीं तो कंडक्शन का मतलब ही नहीं है। कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी होनी चाहिए और एक अनचार्ज, तभी वो प्रोसेस कंडक्शन कहलाएगा। ऑलरेडी पहले से ही एक चार्ज बॉडी हमारे पास होनी चाहिए, उसी को हम अनचार्ज बॉडी जिसको इलेक्ट्रीफाई करना है उसके कॉन्टेक्ट में लगाएंगे। ठीक, तो लगाने के बाद जो हुआ वो सिस्टमेटिकली जो है आपको ये दिख रहा है कि ये चीजें हों। मास पर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। यस सर। इसका मास अगर अपन लोग मान लें m1 है, इसका मास m2 है। Now let this mass is m1 dash and this mass is m2 dash। बता सकते हैं? यस सर। m1 क्या हो गया? m1 is less than m1 dash क्या हो गया? ज्यादा की कम? तो ज्यादा होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए हैं ना? यस सर। m1 plus n कितना? m1 plus n n m2 dash की वैल्यू m2 minus n तब मास की बात हो गई। इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा तो साथ में मास लेकर के आएगा जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन मस्ट जस्ट विथ मास। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडक्शन प्रोसेस। अच्छा रुको, ये हमने जो कंडक्शन
कौन से चार्ज की बॉडी को लेके कराए? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव लेके तो कर सकते हैं। यस सर बस उल्टा हो रहा है साइन नेगेटिव हटाए इसको। यस सर यस एक एक बात जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ सब कॉपी नोट करना, किताब से कुछ भी तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कवर करा दूंगा। ये कंडक्शन का प्रोसेस चलिए करते हैं विद हेल्प ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी। यस सर तो डायग्राम बनाते हैं। नेगेटिव चार्ज की बॉडी लिया और हमने जो है अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लगा दिया, न्यूट्रल था ये। जैसे कांटेक्ट बना दोगे तो क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का यही सोचो कैसे चार्ज नेगेटिवली मतलब एक्सेस में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट से ज्यादा है भाई, यस सर है कि नहीं? दिस इज आल्सो लॉ ऑफ नेचर। आपके पास जिसकी कमी होती है उसकी पूर्ति चाहते हो और जरूरत से ज्यादा अगर है तो दान करते हो। हाँ भाई, यस सर तुम नहीं करते हो अलग बात है, केस हो तुम लोग, लेकिन टाटा बिरला अंबानी से पूछो वो लोग दान करते हैं। तो तुम्हारे पास अगर किसी भी चीज की अधिकता हो जाए तो जरूरत से बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास, है ना, जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी होने लगे, होता है ना। अगर तुम्हारे पास कोई चीज जरूरत से ज्यादा है तो कभी कभी उसकी वजह दिक्कतें बढ़ जाती हैं कि यार बेवजह ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना, मेरी आवश्यकता नहीं इसकी, फिर भी मेरे पास सर बोझ लगता है, हटाओ इसको किसी तरीके से। तो हम क्या करते हैं? दे देते हैं। और दे देते हैं मतलब ऐसा नहीं कि सबको घर में जाकर के बांटेंगे। कोई आएगा मेरे पास, है ना, और कांटेक्ट बनाएगा मुझसे, बोलेगा, अपनी समस्याएं करेगा, डिस्कस, तो हम जो है हमारे पास ये दिखता है हम निकाल के थोड़ा बहुत देंगे, इतना भी नहीं दे देंगे कि वो अमीर और हम गरीब हो जाए। समझे ना लॉजिक? फीलिंग आई? नहीं आई? आ गई होगी। तो आ गए तो बताओ क्या होगा? क्या इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कभी यहाँ कूदेंगे? हाँ भाई, कुछ बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के पहुंच गए तो यहाँ चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो इसका चार्ज घट गया होगा कि बढ़ गया होगा? घट गया होगा। जितना इस पर गया होगा उतना इसका घटा होगा। बिल्कुल सर। तो नया फिगर में दिखा रहे हैं। अब जो है इस पर रहेगा तो माइनस का है, लेकिन क्यूरेस मान लिए जिसकी वैल्यू जो है माइनस साइन दिखाया है, केवल अमाउंट दिखाओ। क्यूरेस क्या लेस देन क्यों रहा होगा? और इस पर जो चार्ज होगा स्मॉल क्यू मान लो, रिलेशन क्या लिख सकते हो? फैक्टर क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश प्लस क्यू। अगर मान लें कि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो क्या है क्यू की वैल्यू क्या है? इक्वल लिखोगे, है कि नहीं? मास पर भी क्या कमेंट कर सकते हैं आप? इसका मास m1 ले लो, इसका मास m2 ले लो, तो आप बताएंगे m1 डैश और m2 डैश की वैल्यू ज्यादा रहेगा, कम की ज्यादा ज्यादा रहेगा, m1 minus n कम हो जाएगा ना। तो दिस इज इक्वल टू n me और m2 डैश बढ़ जाएगा सर n समझ गए ना? यस सर। जल्दी से नोट करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझो। कंडक्शन में नेगेटिव चार्ज की हेल्प से अगर हमने कराया तो क्या नेगेटिव चार्ज आया इस पर? यस सर। और इसके पहले पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से कराया था तो क्या पॉजिटिव आया था? बोलो, मतलब सेम साइन का चार्ज आता है ना। अगर आप कंडक्शन के प्रोसेस से इस बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करोगे तो पॉजिटिव चार्ज की बॉडी से कंडक्शन कराएंगे तो इस पर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव से कराएंगे तो नेगेटिव आएगा। मेरी बात
मैं समझ गया? Yes, sir. इसको भी ध्यान में रखना हो रखो या लिखना हो लिख लो इसको भी। तो सेम साइन चार्ज इज कंडक्ट। प्रोसेस स्टेप्स जो है वो ये है। तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मोड है इलेक्ट्रिफिकेशन का, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन और कंडक्शन में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। कंडक्शन में अपन लोग चार्ज की बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लगाते हैं, है ना? बट इंडक्शन में हम कांटेक्ट में नहीं लगाते, काफी क्लोज रखते हैं। तो लिख लो इसको, पहले इसको लिख लो फिर फिगर से समझते हैं। देखिए, इन द इंडक्शन प्रोसेस a charged body placed very close to the uncharged body. In the induction process, a charged body placed very close to the uncharged body. ठीक है? Yes. चलिए देखिए फिगर से। 2 मिनट के लिए कलम रखिए सभी लोग। मान लो कि ये कोई एक स्फीयर है, न्यूट्रल है, नेट चार्ज G। इसी को इलेक्ट्रीफाई करना है बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो इसमें प्रोसेस ये है कि हम एक चार्ज की बॉडी लेते हैं और इसके काफी क्लोज ले आके रखते हैं। लार्ज सेपरेशन तो पहले था, तो इसके पास में ले आकर रखते हैं। मान लो पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है, सोचो क्या होगा। टच नहीं कराना है, टच करा दोगे तो क्या हो गया? ऊपर चुके, टच मत करना, बहुत पास करना। RCL नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ ये तो होगा, बट क्यों होगा, वजह क्या होगी? रीजन भी तो समझ में आना चाहिए कि ऐसा जो हुआ उसके पीछे कारण क्या है। तो शुरुआत वहीं से करो ना। ये जो है ये कैसी बॉडी है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना? ये अपने आप को क्या स्टेबलाइज करना चाहेगी? अरे एक्साइटेड स्टेट में है। नॉर्मल स्टेट से अगर अलग स्टेट होती है तो उसको हम क्या एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो ये एक्साइटमेंट में है बॉडी, तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास, क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं? Yes, sir. बट कांटेक्ट बनाया है क्या? नहीं सर। ले पाएगा क्या? नहीं सर। चाहत तो है ना? चाहत। अरे यार, किसी चीज का मिलना अलग बात है, बट उस चीज के मिलने की चाहत रखना अलग बात है। मुझे ये मिल जाए, हम दिन भर सोचते हैं, लेकिन हमारे सोचने से जरूरत थोड़ी नहीं, तो मिल ही जाएगा। तो मिल जाना अलग बात है, बट चाहत अलग बात है। तो इसकी चाहत तो बरकरार है ना यार। Yes, sir. बट मिल रहा है क्या? नहीं सर। तो फिर क्या हो रहा होगा? उस दौरान ये हो रहा होगा कि ये इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके अपने ऊपर ले आना चाह रहा होगा, बट कांटेक्ट तो है नहीं। कांटेक्ट होता तो ले आ लेता। हवा में से थोड़ी ना निकालते हुए इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल करके हवा में से उड़ते हुए इसमें थोड़ी नहीं आएंगे। वो एक्सरे का प्रोडक्शन हो जाता है। बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। इतनी इसकी औकात नहीं है कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को जो है बॉन्ड को ब्रेक करा करके निकलवा पाए, बट लेना चाह रहा है ना। तो उस चाहत में ये हुआ होगा कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सरफेस पर, इस साइड के सरफेस पर आकर के जमा हो जाए, निकल नहीं पाए होंगे। तो यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी नजर आने लगी। और उतना ही क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, इक्वल और नहीं समझे? इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। ये माइनस क्यू और उतना ही ये प्लस क्यू, ये कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। ये अपने आप हो जाएगा।
बट नेट चार्ज अभी भी क्या जीरो है? हाँ, Yes. जितना नेगेटिव उतना ही, तो अभी भी क्या इसका नेट चार्ज जीरो ही है? Yes, sir. बिल्कुल। Yes. मतलब अभी ये इलेक्ट्रीफाई नहीं इतना हो गया, बट अभी भी ये इलेक्ट्रीफाई। ठीक, अब देखो क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, ध्यान से समझिएगा। अब हम इस बॉडी को आर्थिंग करते हैं। आर्थिंग मतलब ग्राउंड के कांटेक्ट, और ग्राउंड के कांटेक्ट में लगाने का मतलब पोटेंशियल का क्या हो जाना, या आगे बढ़ेगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा है ना? तो ऐसे ही आगे पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल चार्ज के बारे में। तो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव के अमाउंट का पोटेंशियल डेवलप होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव नेचर का पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक, और कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के कांटेक्ट में आएगी तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, और उसके कांटेक्ट में जितनी भी चीजें आएंगी उन सब का वो पोटेंशियल क्या कर देगा? जीरो। अर्थ बिहेव्स लाइक एज अ सिंक। ठीक, तो हम जैसे ही इस बॉडी को अर्थेड करेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। जिसको भी अर्थेड करो तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। बट अर्थिंग के पहले बताइए इस बॉडी का पोटेंशियल कैसा है? जीरो है कि नहीं? तो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर जीरो नहीं है तो दो ही बातें होंगी, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। तो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो सर फिर साइड डिपेंडेंट रहेगा, पोर्शन डिपेंडेंट रहेगा। जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो जितना पोटेंशियल इसने दिया होगा क्या उतना इसने दिया होगा? यस सर। ये नेगेटिव पोटेंशियल दिया होगा, और ये पॉजिटिव। कितना हो गया? जीरो। बट ये वाला की वजह से, और ये भी तो है, यस सर। तो इसकी वजह से कैसा पोटेंशियल होगा? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल ना, तो जितना ये इंड्यूस वाला पॉजिटिव देगा उतना ही ये इंड्यूस वाला नेगेटिव देगा, तो इन दोनों का तो खत्म। यस सर। बट ये भी तो पास में है, यस सर। तो उसकी वजह से भी तो इस बॉडी के पास एक पोटेंशियल आएगा। तो ओवरऑल इस बॉडी का जो पोटेंशियल है क्या केवल इसी की वजह से? यस सर। तो इसका पोटेंशियल अभी कैसा है? नहीं समझिए? समझ गए सर। अब सब कुछ वैसे रहने दो, वो बॉडी जो इसके पास में रखी गई है वो लगी रहने दो, उसको हटाना नहीं है। ये बॉडी लगी हुई है, और अब हम जो है इसको आर्थेड कर रहे हैं। अर्थिंग का सिंबल ऐसे बनाते हैं, तो क्या होगा? जैसे ही इसको हम आर्थेड करेंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थिंग। स्विच है, स्विच को जैसे ही आप क्लोज कर दोगे तो क्या होगा? अर्थेड होगा कि नहीं होगा? तो जैसे इसको क्लोज करेंगे तो फिगर क्या बनना चाहिए, सोच के बताओ। अब जैसे अर्थेड करोगे तो क्या पोटेंशियल? जीरो। पहले क्या था पोटेंशियल? अर्थिंग के बाद क्या होगा? जीरो। बताओ, कोई पॉजिटिव वैल्यू जीरो अगर हो तो दो बातें होंगी, या तो उसमें नेगेटिव गया होगा, या तो उसमें से पॉजिटिव निकला होगा। मैथमेटिकली सोचो, अगर एक पॉजिटिव नंबर को हमें जीरो करना हो तो क्या हम उसमें नेगेटिव नंबर या तो डाल दें? बोलो भाई, या उसमें से पॉजिटिव नंबर निकाल लें? बोलो, जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो क्या किया होगा हमने? अर्थिंग करने के बाद पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या पॉजिटिव वैल्यू इसमें गई होगी कि पॉजिटिव वैल्यू इसमें से निकाली होगी कि नेगेटिव वैल्यू इसमें से गई होगी? नेगेटिव वैल्यू गई। याद रखिएगा कि किसी बॉडी में चार्ज की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? इलेक्ट्रॉन के पास। किसके पास? इलेक्ट्रॉनों के पास। तो जैसे ही आप ये अर्थिंग करोगे ना, तो अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस बॉडी के ऊपर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या जाना? नेगेटिव चार्ज। तो अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस बॉडी को, तो इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज जैसे ही जाएंगे तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा? अगर कुछ नेगेटिव
चार्ज इस बॉडी के ऊपर चला जाए तो क्या ये पॉजिटिव वाला कुछ कम हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ओवरऑल इसका कैसा चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव दीजिए, बोलो भाई। Yes, अभी ये और ये तो इक्वल है ना, इसलिए जीरो था। यस सर। अब नेगेटिव अगर चला जाएगा तो क्या ये और ये कम हो जाएगा क्या? नहीं, ये वाला कम हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा। ओवरऑल कैसा दिखेगा? नेगेटिव। तो क्या हमारे बॉडी के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? यस सर। नहीं समझे आप? अपोजिट चार्ज। नहीं समझे? सर। आप बताइए क्या ये इलेक्ट्रीफाई हो गई कि नहीं? यस सर। बिल्कुल हो गई, है ना? तो इसके ऊपर एक चार्ज आएगा तो उसे इंड्यूस चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेगेटिव साइन में एक चार्ज का इंडक्शन हो गया। अभी बात खत्म नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा। क्या होगा अगर मैं इस अर्थिंग को हटा, ये सब हो गया। अब हम चाहते हैं फाइनल स्टेप में कि इस अर्थिंग को हटा दें। सो इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से आएगा और डेफिशिएंट वहां पे नहीं यार, हटा दो तो ये वाला सीन बन जाएगा। अरे जहां से ये हुआ, अब अर्थिंग लगाने की वजह से अब वही अर्थिंग हटा लोगे तो जहां से ये हुआ था क्या फिर से वही स्थिति आ जाएगी कि नहीं? हाँ, तो फिर से जो है यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ये सेम दिखने लगेगा कि चार्ज क्या हो गया? जीरो। मतलब बॉडी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। अगर आप अर्थिंग को अब हटाओगे तो ये बॉडी फिर से क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा चार्ज कहां जाएगा? वही जो इलेक्ट्रॉन्स गए थे। जो इलेक्ट्रॉन्स आए इंडक्शन कराएगा ना, ये बॉडी लगी हुई है, ये बॉडी लगी हुई है, इंडक्शन फिर से कराएगा और फिर से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ने लगेंगे और ये बॉडी क्या हो जाएगी? ठीक है, मतलब हम अर्थिंग को हटा नहीं सकते। अब सोचो इसको हटा देंगे तो क्या होगा? सर इलेक्ट्रॉन वापस लेकिन लेगा। अर्थिंग जब लगाने के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके बाद अगर अर्थिंग हटाएंगे तो वो जो सीन वापस से बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो जाएंगे। नहीं बेटा, जैसे मैंने कहा इसको हटा लोगे ना तो अब ये वाली बॉडी पड़ी हुई है ना, एक्चुअली में आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक। किसी भी मेटेलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए ये वाली बॉडी जो है सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है, तो ये वाली बॉडी इस प्रकार से इसके ऊपर चार्ज का इंडक्शन कराएगा कि फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो। तो तभी होगा जब दोनों सरफेस पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस समझ गए? वो आगे आप पढ़ोगे। फिलहाल के लिए आप अर्थिंग को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि रिमूव करने पर सवाल बनता है, पूछेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज होगी, तो आप बोलेंगे कि जैसे ही आप अर्थिंग को हटाओगे ये बॉडी फिर से क्या होगी? न्यूट्रल। दोनों सरफेस पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस नजर आने लगेंगे और बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जी। अब सोचो इसको हटा देंगे तो क्या होगा? सब वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि इसका हाँ, चार्ज है। अगर आपने इसको हटा लिया तो अब बताओ क्या ये पोटेंशियल जीरो रह पाएगा? नहीं सर। अकेला यही चार्ज अगर आप रहने दोगे तो क्या इसकी वजह से इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए? तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या नेगेटिव मिलने लगेगा? यस सर। तो पोटेंशियल को जीरो करने के लिए क्योंकि अर्थिंग लगी हुई है तो पोटेंशियल को जीरो करने के लिए जरूरी है कि इस चार्ज को निकल कर कहाँ आना पड़ेगा? अर्थ में। तो क्या फिर से ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी? यस सर। नेट चार्ज क्या हो जाएगा? इट मींस हम ना तो अर्थिंग को रिमूव कर सकते हैं और ना ही इस बॉडी को वहां से हटा सकते हैं। ये चार्ज माइनस क्यू के बराबर इसके ऊपर तभी दिखेगा जब ये और ये दोनों लगे रहेंगे। अब एक दिक्कत ये आएगी कि यार ठीक है, हमें इंडक्शन की जरूरत थी, करा लिया, बॉडी इंड्यूस हो गई, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गए, काम तो हमारा हो गया, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि क्या अब ये अर्थिंग और ये बॉडी साथ में लगा के रखना पड़ेगा? बोलो भाई। यस सर। और मान लो हमें किसी प्रैक्टिकल पर्पस में सिर्फ इसी की आवश्यकता है, ये सब एडिशनली जो लगे हुए हैं इनकी जरूरत नहीं है, तो हमें उनको हटाना है, तो हम ये देख रहे हैं कि सेपरेटली ना तो हम इसको हटा सकते हैं और सेपरेटली ना ही इसको हटा सकते हैं। तो जानते हो होता क्या है? करते हम लोग ये हैं कि दोनों को एक साथ रिमूव करते हैं बिना टाइम का गैप दिए। जैसे इस बॉडी को हमने इससे दूर किया वैसे ही जो है हमने अर्थिंग को भी हटाया, ताकि जो चार्ज इसके ऊपर एक बार आ चुका है उसे
क्लियर होने का टाइम ही न मिले। समझ में आएगा? Yes. तो फाइनली आप इस पॉइंट को नोट कर लो, अर्थिंग एंड कौन सा ये? हाँ, ज्यादा क्यों है बेटा? ये चार्ज कैसा है? इसकी वजह से क्या हर जगह पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा? कैसा पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा? पॉजिटिव। ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव। ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। क्या इन दोनों की वजह से हुआ तो होगा, लेकिन क्या इक्वल और अपोजिट कैंसिल हो गया होगा? तो बचा होगा जो इसका पोटेंशियल, क्या इसी की वजह से रहा होगा? तो कैसा होगा? समझ में आएगा? तो यहाँ आगे देखेगा कि फाइनली अर्थिंग एंड दिस बॉडी इज रिमूव्ड साइमल्टेनियसली। तो जब आप इन दोनों को एक साथ हटाओगे तो अब इस पर जो चार्ज होगा वो डिसअपीयर नहीं हो पाएगा, नेगेटिव चार्ज की बॉडी में मिल जाएगा। स्टेप समझ में आए आप लोगों को? Yes, sir. मतलब इन दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान लिया गया है, इसलिए हम कह पा रहे हैं किसको कंबाइन? दोनों को कंबाइंड सिस्टम में कन्वर्ट। हाँ, ये और ये अभी एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है। अब ये इन्फ्लुएंस हटाना, तो दूर जाने का मतलब इसका इफेक्ट हटाना है। Yes, sir. तो इसको लगा करके आप इसे नहीं हटा सकते, दोनों साथ में। या इसको रख करके अर्थिंग को आप हटा नहीं सकते। हटाना है दोनों को एक साथ हटाना है, एक ही टाइम पर, तभी आपको ये चार्ज परमानेंटली इस पर दिखेगा, अदरवाइज डिसअपीयर हो जाएगा चार्ज। तो जहाँ से चले थे वहीं पर फिर से पहुंच जाएंगे, इंडक्शन फिर हुआ ही नहीं। यही काम क्या आप नेगेटिव चार्ज की बॉडी से लेकर कर सकते हो? अच्छा, मास फोर्स पर कमेंट कर लोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. मास पर कमेंट कर लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हम कौन से चार्ज की हेल्प से इंडक्शन करा रहे हैं? Positive. फाइनली चार्ज आया कैसे है? Negative. मतलब क्या अपोजिट में है? Yes, sir. कंडक्शन और इंडक्शन में मेन डिफरेंस क्या है? Contact. कंडक्शन में मेन डिफरेंस ये है कि उसमें बॉडी को कांटेक्ट में लगाते हैं, Yes, sir. इंडक्शन में और नहीं कर। क्लोज रखते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि कंडक्शन में क्या सेम साइन का चार्ज हुआ था, पॉजिटिव से कराया था पॉजिटिव आया था, Yes. बोलो। Yes, sir. बट इंडक्शन में क्या अपोजिट साइन का आ रहा है, Yes, sir. पॉजिटिव से कराया तो आया कैसा? Negative. नेगेटिव है, और नेगेटिव से कराएंगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। वो आप लोग खुद से बनाओ। ये लो, आगे का फिगर ड्रा करो। नेगेटिव चार्ज की बॉडी हमने लिया और अनचार्ज बॉडी के क्लोज में लगा दिया। आगे के स्टेप्स प्रॉपरली फिगर बना लो, स्टेटमेंट किसी एक के लिए लिख लीजिए। बोर्ड में इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। नेगेटिव चार्ज की रॉड लिया, अनचार्ज बॉडी की काफी क्लोज रख दिया। तो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को जो है क्या रिपल कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन भाग करके जमा होने लगेंगे Yes, sir. रिपल्सन की वजह से, Yes. और उतना ही यहाँ पर क्या आ गया होगा, Already. इनको इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे, Yes, sir. प्लस क्यू इंड्यूस्ड माइनस क्यू इंड्यूस्ड। बट नेट चार्ज अभी भी क्या है, जीरो। पोटेंशियल बताइए क्या है इसका? Negative. क्यों नेगेटिव? So, हाँ, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ऐसे, तो पर इसकी वजह से नेगेटिव आ गया। नेगेटिव। अब इसको अर्थेट करेंगे, राइट? Yes, sir. बॉडी लगी रहने दीजिए कोई पास में, जिसकी वजह से हुआ है उसको हटाना नहीं है, बिल्कुल सर। क्योंकि सारी चीज उसी से हो रही है। अब जैसे अर्थेट करेंगे तो बताइए पोटेंशियल
नेगेटिव से क्या होना है? जीरो जीरो। तो होने के लिए क्या नेगेटिव निकालना पड़ेगा? Yes, sir. पॉजिटिव मैथमेटिक्स तो कर पॉजिटिव दे करके भी जीरो कर सकते हैं, बट फिजिकली बात करनी है तो क्या नेगेटिव निकालना पड़ा होगा? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन तो आएंगे जाएंगे, तो इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में जाएंगे? और है ना? यस सर, आगे आप लोग पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, इसमें डायरेक्शन भी होती है। किधर होती है? जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है opposite to the direction of electron. या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अरे हो यस सर, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर करंट चली होगी कि नहीं, अगर एक रजिस्टर लगा दें तो इस रजिस्टर में बोलो क्या करंट चली होगी कि नहीं? Yes, sir. चली होगी, क्योंकि चार्ज इसमें से पास हुआ है बॉडी और बॉडी में से निकल कर किस में जा रहा है? अर्थ। दिस इज द नेगेटिव चार्ज। Yes. तो करंट किधर चली होगी? आर्ट बॉडी, आर्ट से बॉडी, अर्थ से बॉडी, मतलब इसमें करंट ऊपर चली होगी। बोलो भाई, और इसके प्रीवियस वाले में नीचे करंट नीचे आई होगी, तो इसमें अगर रजिस्टर लगा दोगे तो करंट इसमें किधर आएगी? नीचे। अरे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो उसका अपोजिट होगा ना करंट, बोलो ना। तो इस केस में करंट फ्लो फ्रॉम बॉडी टू द अर्थ, और इस केस में करंट फ्लो फ्रॉम अर्थ टू बॉडी का। समझ गए? हाँ, तो अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकला होगा, तो ये कम हुआ तो ओवरऑल चार्ज कैसा दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा तो। यस सर, और सेपरेटली ना तो इसको हटा सकते हो ना ही इसको, तो दोनों परिस्थितियों में ये फिर से बॉडी क्या हो गई, है ना? Yes, तो sir. न्यूट्रल ना हो, परमानेंटली ये चार्ज रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों को हम एक साथ रिमूव करेंगे, तो फाइनली जो है चार्ज आपको दिखेगा। अपोजिट नेचर बॉडी कैसे थी? नेगेटिव। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। एक फार्मूला मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, उसको फिलहाल आप नोट करेंगे। इसका प्रूफ हम लोग कैपेसिटर के टॉपिक पे देखेंगे, राइट? और फार्मूला ये है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ना इंड्यूस वाला, ये कितना चार्ज इस पर आया, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये कि जिसकी वजह से हुआ वो चार्ज क्या था? बोलो भाई। यस सर, जिसकी वजह से हुआ एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज इस पर इंड्यूस होगा। ये कम होगा तो इंड्यूस वाला भी कम होगा। तो लॉजिक से भी बात है, यस सर, क्योंकि जिसकी वजह से हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करना ही है ना, है कि नहीं? तो एक तो इस अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, दूसरा इस बॉडी के मटेरियल पर भी है ना। इसका मटेरियल कैसा है, किस मटेरियल की ये बॉडी है, उसकी अपनी जो है इंटरनल प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है, और जिसकी वजह से हो रहा है उस अमाउंट ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड करता है। देखिए दो बातों पर डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है उसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, उसको नोट कर लो। द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू 1 माइनस 1 बाई क्यू। प्रूफ यहां पर नहीं देंगे, कैपेसिटर में इसको ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इस वाले के साइन का अपोजिट। अगर कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू ये वाला, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ये नेगेटिव क्या बना देगा? अपोजिट साइन पे। एक तो इस अमाउंट ऑफ चार्ज, दूसरा ये जो K है, ये K जो है इस मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? तो K के बारे में लिख दो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट of material of body in which induction takes
जिस बॉडी में इंडक्शन आप करा रहे हो उसके मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। और ये एक यूनिट और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, उसे भी लिख लो। K is unit and dimensionless quantity. इसकी वैल्यू जो होती है 1 से ज्यादा या इक्वल होती है, 1 से कम नहीं। फॉर वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, तो K की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है। एंड फॉर एयर K की वैल्यू लगभग 1 होती है, अप्रॉक्सीमेशन में 1.05 लेते हैं। तो राउंड फिगर में क्या इसको भी 1 ही लिया जाएगा। अब न्यूमेरिकल में हम लोग चाहे एयर हो चाहे वैक्यूम हो, दोनों परिस्थितियों में K क्या ले लेंगे, 1 और 1.05 में बहुत ज्यादा अंतर। और मेटल्स के केस में K की वैल्यू इनफाइनाइट लार्ज, बहुत लार्ज। बोलो। इस फार्मूले को देख के आप हमें बताइए किस प्रकार के मटेरियल की बॉडी में इंड्यूस्ड चार्ज मतलब इंडक्शन का फिनोमेना सबसे ज्यादा हो, जिसमें K की वैल्यू सबसे बहुत ज्यादा होगा। यस सर। अब वो बॉडी कौन सी है? मेटल है सर। बोलो भाई। यस सर। तो मेटल के केस में K की वैल्यू इनफाइनाइट, तो क्या Q इंड्यूस -Q? यस सर। बोलो भाई। यस सर। तो एक चीज हम समझ गए और ये प्रैक्टिकली भी लॉजिकली भी समझ में आनी चाहिए बात कि जिसकी वजह से इंडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, इसी की वजह से हो रहा है ना इंडक्शन। तो इस बॉडी में जो चार्ज इंड्यूस होगा इंडक्शन की वजह से, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। नहीं, मैक्सिमम जो चार्ज इंड्यूस होगा क्या वो इसी के बराबर ही होगा? यस सर। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। और वो बॉडी होगी कौन जिसका K क्या होगा? इनफाइनाइट। और बॉडी कौन सी होती है? तो नोट में लिखो, मैक्सिमम इंडक्शन टेक प्लेस इन मेटालिक बॉडी। मैक्सिमम इंडक्शन टेक प्लेस इन मेटालिक। तो अगर आप 100 कूलम की चार्ज की हेल्प से किसी मेटेलिक बॉडी में इंडक्शन कराने गए हो तो उसमें कितने कूलम का चार्ज इंड्यूस होगा? 100 माइनस। समझ गए ना? तो क्योंकि उसका मटेरियल ही ऐसा होता है कि उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत लार्ज होता है। वाटर का लगभग 80 उससे वाटर में फिर इंड्यूस नहीं करा सकते, Zero बहुत कम होगा। वाटर का जो है 80 होता है, कितना? 80। वाटर 81 होता है राउंड फिगर में। अगर हम चलो 80 ले लें तो 81 अगर ले लें तो क्या 81 माइनस 1 80/81 है? यस सर। अरे आया कि नहीं? यस सर। वाटर के केस में जो इंडक्शन होगा क्या 80Q/81 है? यस सर। ना के बराबर ही तो है, यस मतलब इससे कम है कि नहीं? यस सर। इस तरीके से हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रूफ हम लोग आगे देखेंगे। समझ गए कितना? यस सर। पक्का? यस सर। चलो अब नेक्स्ट कूलम से अगर तुम लोग कंफ्यूज्ड ना हो तो मैं साथ ही साथ ग्रेविटेशन भी लेकर ग्रेविटेशन पढ़ा है 11th क्लास में हमने। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत कुछ पढ़ा है। सारा कुछ है ना। ग्रेविटेशन का 90% सिलेबस और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 90% सिलेबस कॉमन है।
फार्मूले अलग हैं, बट चीजें बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ चीजों को हम इंटरलिंक करके करेंगे तो दोनों टॉपिक्स एक साथ कवर किए जा सकते हैं। राधा चले साइड में है ना। और किसी एक टॉपिक के सवाल की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, उसी को रिलेट करके आप दूसरे टॉपिक के भी क्वेश्चन आते हैं तो हम अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए जहाँ जरूरी होगा मैं ग्रेविटेशन के फार्मूले भी रिपीट करता चलूँगा, ठीक है ना। बाकी मेन फोकस इलेक्ट्रॉन पे है। तो आइए कूलम्ब्स, पहली बात तो रिलेट कर लो, कूलम्ब का मतलब न्यूटन, कूलम्ब का मतलब न्यूटन। और जो काम न्यूटन ने किया वहां वही काम यहाँ किसने किया, कुछ क्लैरिटी बननी चाहिए। क्या किया था न्यूटन ने? दो मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया था। क्या था वो फोर्स? G(m)(2)r²। बोलो। कूलम्ब ने जो है दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का डिस्कस किया। बोलो। फोर्स के रिजल्ट भी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। बोलो। कुछ अंतर है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो देख लो भले। According to the Coulombs, Coulombs नाम लिख रहे हैं, according to the Coulombs, the two charge always interact with each other due to the field of one charge on the other charge। ध्यान देना, ये जो इंटरेक्शन होता है किस वजह से होता है? दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन, या तो अट्रैक्शन होगा या तो इंटरेक्शन। दो प्रकार के होते हैं, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये जो दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, इसकी वजह होनी चाहिए। वो वजह क्या है? एक की फील्ड की वजह, दूसरे की ऊपर। पहली बात याद रखना कि फोर्स हमेशा किसकी वजह से आता है? फील्ड की वजह से। किसकी वजह से? अगर फील्ड है तो फोर्स होगा, अदरवाइज फोर्स नहीं होगा। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। अगर कोई मास किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तभी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अदरवाइज कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लगता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तभी वहां मैग्नेटिक फोर्स होगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कब लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब दो चार्ज है, चार्ज की प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था कि चार्ज जो है क्या ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अपन लिखा है एक स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और एनर्जी भी रेडिएट करता है। मतलब क्या लिखा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हर कंडीशन में जो है वो प्रोड्यूस करेगा, चाहे रेस्ट पर हो चाहे मोशन। क्या प्रोड्यूस करेगा? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव के नेचर में प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपेगेट करती है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक चार्ज ले आकर के रख दूं टाइम t = 0 पर, तो क्या t = 0 से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर से निकालना शुरू कर देगा। कौन सी स्पीड से वो इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगी मीडियम में? c से, स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत फास्टली जो है पूरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगी, ठीक है ना। और इसी फील्ड में अगर अब कोई चार्ज, दूसरा चार्ज अगर आता है तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स, जिसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो कूलम्ब साहब ने जो है यही पता किया कि जब कोई दो चार्ज, कोई भी दो चार्ज रखे गए तो पक्का ये वाला चार्ज क्या इसके फील्ड में है? यस बोलो। और ये वाला चार्ज क्या उसकी फील्ड में है?
दोनों चार्ज क्या एक दूसरे की फील्ड में है कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो दोनों चार्ज एक दूसरे की फील्ड की वजह से जो है क्या अपने ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। Yes, sir. उसी फोर्स का कैलकुलेशन किया किसने? और वो जो कैलकुलेशन था वो आप जानते हैं कि ये जो फोर्स है वो उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में आता है, जैसे न्यूटन ने बताया Yes, दोनों yes. मास के प्रोपोर्शन में आता है, ठीक है ना? और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? लाइन चेंज करके लिख लो। The magnitude of force, the magnitude of force between two charge, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, either attraction or repulsion, the magnitude of force between two charge is directly proportional to product of both charge and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. ये ऐसे बना लो. F proportional to Q1 Q2 by R so. प्रपोर्शन पॉइंट आते हैं हम लोग तो कांस्टेंट लगाते हैं. That constant is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता. पता कर गया ना कौन कर रहा है? टर्म्स की अपनी यूजुअल मीनिंग है. लिख लो. क्या Q1 Q2 और R तो आप जान ही रहे हो? Yes, sir. इधर में दिख रहा है ना? ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में? दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. Yes. सिंपली परमिटिविटी लिखो. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम. कुछ भी ना हो मीडियम में, खाली जगह, हवा भी नहीं. इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 8.86 SI सिस्टम में लिख रहा हूँ. 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. SI सिस्टम में इसकी यूनिट होती है. कूलॉम साहब ने इसको कैलकुलेट भी किया था लेबोरेटरी में. 4 पाई को आप जान ही रहे हो, है ना? एप्सिलॉन नॉट आप जान रहे हो, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है लगभग 9 × 10⁹ के बराबर आती है. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. SI सिस्टम में ये वैल्यू है. ठीक है क्या? अच्छा, सीजीएस सिस्टम में ये भी लिख लो. इन सीजीएस सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 1 के बराबर होता है. कितना? 1. तो 1 डाइन न्यूटन की यूनिट क्या होगी?
9 सीरियस मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU बोल गए। अरे सीरियस में फ्रैंकलिन लेते हैं ना। Yes, sir. एक फ्रैंकलिन में कितने कूलम? 10/C। कॉपी देखना, Yes, sir. कॉपी देखना लिखा है। Yes, sir. 1 फ्रैंकलिन इज 10/C। याद आया? कूलम होता है ना? Better, sir. It is the smallest unit of the charge, है ना? और फैराडे is the largest unit of charge। एक फैराडे में 96500 कूलम। Yes, sir. ऐसे लागत के चल रहे। तो इसमें वैल्यू हुआ। अरे कन्वर्जन कर सकते हो ना, न्यूटन को डाइन में 10⁵ डाइन 1 न्यूटन, मीटर को सेंटीमीटर में 1 मीटर 10⁵2 सेंटीमीटर, कूलम को फ्रैंकलिन में, और फिर रख करके देखोगे तो ये वैल्यू सब काट उठ करके 1 हो जाती है। ठीक, तो याद रखना सीरियस, ठीक है। अच्छा अब सुनो, कुछ बातें इस फोर्स से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो ये जो फोर्स का फार्मूला न्यूटन साहब दे के चले गए हम लोगों को, और हम लोग उसको लेकर के कंक्लूजन देने जा रहे हैं, तो हमें समझना है कि उन्होंने इस फार्मूले का इस्तेमाल एक खास परिस्थिति में करने के लिए बोला है। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम तभी करेंगे, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का एक फार्मूला तभी वैलिड है। न्यूटन स्ट्रिक्टली बोल करके, सॉरी कूलम स्ट्रिक्टली बोल कर गए थे कि तभी लगाना जब ये दोनों चार्ज कैसे हो, पॉइंट चार्ज हो। कैसे चार्ज हो? Point charge. और अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम पॉइंट चार्ज मानेंगे। और पॉइंट चार्ज कहाँ मानेंगे? सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। जैसे आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो, किसी बॉडी के होल मास को एज ए पॉइंट मास का उसके सेंटर ऑफ मास में मानते हैं। ऐसे ही अगर ये पॉइंट चार्जेस ना हो तो क्या हम इस पूरे चार्ज को उसके सेंटर ऑफ पॉइंट चार्ज पर मानेंगे? Yes, sir. है ना? अगर किसी रॉड के ऊपर टोटल चार्ज फैला करके रखा गया है तो क्या टोटल चार्ज किसी एक जगह पर मानना पड़ेगा? जहां पर भी उसका सेंटर ऑफ चार्ज होगा वहीं तो उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, राइट? और ये जो R है उन्हीं पॉइंट चार्ज के बीच की क्या होगी? पहली बात तो ये, इसको लिखते हुए चलो। द फार्मूला इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ, फार्मूला जो हमने लिखा ये तभी वैलिड है, द फार्मूला इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ बोथ चार्जेस आर पॉइंट चार्ज। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, both charges are point charge लिखा आगे, and both are placed at distance r from long time, and both are placed at distance r from long time। बता बहुत पहले से ही ये दोनों चार्ज r की दूरी पर रखे गए हो तभी ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फार्मूला। मतलब TCO पे सर फोर्स नहीं रहेगा वहाँ पर। अब सुनो इसकी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल तुम्हें ऐसे मिलेगा, सब तुम्हें किताबों में भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो कि एक पॉइंट चार्ज Q1 ये है, टाइम t=0 पर मैंने यहाँ ले आकर के रखा, बोलो यहाँ से R की दूरी पर, आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला कि
किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला हमने पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही Q1 है तो Q1 रखेंगे, राइट। तो हमारे इस चार्ज से R की दूरी पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी, और ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव होगा तो टुवर्ड द चार्ज। आगे सब लोग पढ़ेंगे, फिलहाल अभी सुनो और समझो। टाइम t बराबर 0 पर हमने चार्ज यहाँ रखा और यहाँ से R की दूरी पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। बोलो भाई। यस सर। इसकी वजह से तो बताओ, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर जो होनी चाहिए, होने के लिए कुछ समय लगा होगा कि नहीं? हाँ, यहाँ से t बराबर 0 पर से जैसे चार्ज आप क्रिएट किए होंगे तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा? इसी टाइम पर से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे स्विच ऑन किया चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू। बोलो, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी स्पीड से भागी होगी? सी से। बोलो भैया, तो R की दूरी कवर करके यहाँ तक इतनी फील्ड आने में कुछ समय लगा होगा कि नहीं? वो समय क्या रहा होगा? हाँ, बात की बात है। अभी हमने बोला थोड़ी ना कि R की वैल्यू जो है बहुत कम है। मान लो R की वैल्यू 1 लाइट ईयर ले लें तो 1 साल लगेगा, नहीं लगेगा? तो अभी हम डिस्टेंस कम है ज्यादा है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये बताओ कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आई है इस चार्ज की वजह से, क्या वो t = क्या हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालेंगे? डिस्टेंस कितना चला? स्पीड कौन से चला? बोलो भाई। कम से कम क्या इतना समय लगेगा? हाँ, तो मुझे ये बताओ कि इस जगह पर ये जो फील्ड है क्या t इज लेस देन R/c के टाइम पर रही होगी क्या? नहीं सर। इसके बाद ही आएगी। इस टाइम पर फील्ड यहाँ पर कितनी रही होगी? 0। यस सर। अरे यार, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझो। अगर हम यहाँ पर जो है एक चार्ज Q प्लस Q1 मान लो t बराबर 0 पर रख दें तो इससे R की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है उसको होने में कम से कम समय कितना लगेगा? इतना। इसके पहले क्या यहाँ पर फील्ड आई होगी क्या? नहीं सर। तो इस जगह पर t लेस देन R/c पर अगर सवाल पूछे फील्ड कितनी है तो क्या? 0 लिखोगे। नहीं समझे? तो कि यहाँ पर फील्ड आने के लिए भैया समय इससे ज्यादा होना चाहिए। इस समय के पहले क्या यहाँ पर फील्ड आई होगी क्या? बिल्कुल नहीं आई होगी। बोलो। और अगर मैं बोलूं कि t ग्रेटर देन R = R/c होगा तब फील्ड यहाँ पर होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी सर। कितनी होगी? इसके बराबर। यस सर। ये होगी कि नहीं? यस सर। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज Q2 ले आकर के रखूं, इस टाइम के पहले इस पर क्या कोई फोर्स लगेगा? नहीं सर। ये चार्ज है। बोलो। यस सर। इस टाइम के पहले जो है अगर मैं इस चार्ज पर फोर्स पूछूं तो क्या इस वाले ने इस पर कोई फोर्स लगाया होगा? नहीं सर। तो क्या फार्मूला फेल हो गया कि वैलिड? फेल हो गया। अरे Q1 Q2/R² लेते हो ना? यस सर। तो ध्यान देना कि वो फोर्स इस पर उतना तभी लगेगा जब वो टाइम क्या होगा? इस टाइम के पहले क्या वो फार्मूला वैलिड हो रहा? नहीं। इसीलिए मैंने लिखाया है कि वो जो फार्मूला है तभी वैलिड है जब ये दोनों चार्जेस बहुत पहले से रखे गए। बोलो। बहुत पहले से रखने का मतलब ये कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर और इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर पहुंच चुकी हो। समझ गए? क्योंकि फोर्स लगता ही है किसकी वजह से? फील्ड की वजह से। फील्ड अगर मिलेगी वहां पर तो फोर्स लगेगा, और फील्ड अगर वहां पहुंची ही नहीं है तो क्या फोर्स लगेगा क्या? नहीं। वो इंतजार करेगा, फील्ड जब आएगी तो फोर्स लगेगा, और फोर्स फील्ड नहीं पहुंचेगी तो फोर्स। मेरी बात समझ में आया? यस सर।
तो इसलिए उस पॉइंट को आप इग्नोर मत करिएगा। आप अक्सर केवल ये लिख करके चले जाते हो कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 2 r स्क्वायर होता है। बात सही है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये फोर्स तभी लगेगा जब वो एक दूसरे की फील्ड में पड़े होंगे, और उसके लिए क्या एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। यस सर। मतलब वो दोनों चार्ज उस जगह पर इतने समय से जरूर रखे गए हो कि इनकी फील्ड एक दूसरे की पोजीशन पर पहुंच चुकी हो, तब तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ना। चूंकि अब ये भी सुन लो कि नॉर्मल कोर्स की हम बात करते हैं, तो नॉर्मल कोर्स में जो है क्या ये आर वगैरह हम मीटर में लेते हैं, 1 मीटर 2 मीटर 10 20 50 मीटर एक लेते हैं, तो क्या ये जो टाइम है वो टेंस टू 0 हो जाएगा। यस सर। अरे मान लो ऊपर हम 10 मीटर भी ले रहे हैं, तो नीचे क्या है भैया, सी ना। यस सर। तो ये समय कितना लगा, सेकंड। यस सर। बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, बहुत टेंस टू 0 है कि नहीं, यस सर। है ना। तो नॉर्मल कोर्स में जो सवाल बनेंगे उसमें जो है ये टाइम जो है बहुत कम होता है, तो हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ आप चार्ज रखोगे वैसे ही हर जगह इसकी फील्ड जो भी होनी होगी पहुंच चुकी होगी। बोलो यहाँ पर फील्ड कितनी, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर कितनी, वहां पर कितनी, जहां पर जो भी फील्ड आनी होगी हम मान लेते हैं इस चार्ज के रखते ही आ गई। तो इसी वजह से हम हमेशा जो है मान लेते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हो। बस सोच के देखो कि अगर मैं टाइम t बराबर 0 पर यहाँ पर एक चार्ज ये रखूं प्लस q का, और यहाँ से 1 लाइट ईयर की दूरी पर बात करूं, फिर पहुंचने में कितना समय लगेगा, लाइट ईयर समझते हो ना, यस सर। है ना। तो बताओ कि t बराबर 0 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा उसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी फील्ड आएगी उसको आने में कितना समय लगेगा, 1 साल, कम से कम 1 साल, है ना। तो आज चार्ज रखो यहाँ, कल रखो यहाँ दूसरा चार्ज, क्या उस पर फोर्स लगेगा, परसों रखोगे लगेगा, कब लगेगा इस पर, आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के पहले तो फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा। समझ में आएगा नहीं का? फोर्स एक्सपीरियंस करना कब शुरू करेगा, आफ्टर 1 ईयर। समझ में आया ना मेरी बात। तो इसलिए ये जो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर का फोर्स बोल देते हैं कि दोनों के ऊपर लग रहा होगा, तो ये ध्यान रखना कि हम तभी बोलेंगे जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे की फील्ड में पड़े होंगे ना, तभी तो ये फोर्स दोनों पे लग रहा होगा इतना, है कि नहीं। और उसके लिए क्या इन दोनों चार्ज को बहुत लॉन्ग टाइम से पहले से रखा गया हो वहां पे, ताकि एक दूसरे की फील्ड में आ गए हो। क्लियर है ये बात। सवाल इस पर एक जेई ने बहुत बढ़िया खूबसूरत सा सवाल पूछा है, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, फिलहाल कुछ इसके मेन पॉइंट है, पहले उसको नोट करो। देखो सम मेन पॉइंट अबाउट द कूलॉम फोर्स, some main point about the Coulomb force. तो अब अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि कूलॉम का नियम क्या हमेशा जो है सत्य है, नहीं सर, हमेशा के लिए सही, काफी लिए सही है, एक्सप्लेन करना हो तो क्या क्या हो गया, बोल दीजिए कभी के लिए सही है जब ये चार्जर बहुत समय पहले से हाथ की दूरी पे रखे गए, राइट, तभी वो फार्मूला लगेगा। और नॉर्मल कोर्स में क्या हम वही लगा के चलेंगे, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में हाथ की मुझे वगैरह तो दिया जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उससे। हाँ लाइट ईयर वगैरह की बात होगी तब तो ये टाइम काफी लार्ज हो जाएगा, यस सर, तो फिर ये कंसिडरेशन में आ जाता है। तो मैं पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखिए, फोर्स इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ये पहले लिखा है, दोबारा लिखो, फोर्स इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। हम नॉर्मल कोर्स के सवाल कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं लिख रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग टाइम से रखे गए हैं, ठीक है, वो पहले एक बार लिख लिया है, एक्सप्लेन भी कर लिया है, उस पर एक क्वेश्चन जेई पूछ चुका है, वो क्वेश्चन भी कराएंगे। तो फोर्स इज वैलिड
लिखा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फोर्स इज अट्रैक्टिव if charges are in opposite nature and repulsive if charges are in same nature। मतलब लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपल, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। फोर्स इज अट्रैक्टिव if charges are in opposite nature and repulsive if charges are in same nature। मतलब पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्जन, नेगेटिव में रिपल्जन, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फोर्स इज सेंट्रल, मीनिंग सेंट्रल का मतलब सेंटर ऑफ मास का लगेगा नहीं, ब्रैकेट में इसका सेंटर का मतलब ये है कि दोनों बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, नहीं समझे आप? दोनों बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास उनको मिलाने वाली लाइन पे लगेगा। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, line of action of force is along the line joining to the center of charge। center of mass मतलब देखना, यहाँ mass की बात नहीं कर रहे, charge की, along the line joining to the center of charge as shown in the figure। फिगर मैंने दिखाता हूँ। मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी बोलो, इस पर चार्ज पॉजिटिव, इस पर भी चार्ज पॉजिटिव। सर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव। पहले तो ये पॉइंट चार्ज है क्या? नहीं सर, तो क्या पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा? यस सर। कहाँ मानोगे? सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज पर कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ चार्ज? जैसे सीएम निकालते थे। यस सर। हाँ भाई, यस सर। तो मान लिया इस बॉडी का सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पर है और इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पर है। अरे मानने में क्या है? यस सर। सीएम निकालना जानते हैं ना? यस सर। तो वैसे ही तो क्या ये पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज मिलकर के यहाँ आएगा? यस सर। हाँ भाई, यस सर। ये पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज मिलकर के यहाँ आएगा। देखो ये पूरा यहाँ आ जाएगा और ये पूरा यहाँ, जबकि एक्चुअल में जो है क्या यहाँ पर चार्ज है क्या? नहीं, वो तो फैला हुआ है। अब पॉइंट चार्ज हमने मान लिया, पूरा Q1 यहाँ एज ए पॉइंट चार्ज, पूरा Q2 यहाँ एज ए पॉइंट चार्ज। बस इन दोनों के बीच की अब दूरी जो होगी केवल क्या ये वाली ली जाएगी? यस सर। क्या बॉडी के बीच की दूरी लेनी है कि इनके बीच की दूरी? सर इनके बीच। वो दूरी R मान लिया। यस सर। बोलो भाई। यस सर। और बहुत लॉन्ग टाइम से रखे गए हैं, तो जो भी फोर्स का इनके ऊपर लगा होगा वो यही लगा होगा। अरे हाँ तो बोल दो। आर यही वाला है ना? यस सर। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब बात है कि ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? तो इन्हीं सेंटर ऑफ चार्ज को मिलाने वाली जो ये लाइन है, इसी लाइन पे लगेगा। समझ गए? यस सर। इसी को बोलते हैं सेंट्रल। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल। तो इसी लाइन पर ही ये फोर्स लगेंगे दोनों पर, और अट्रैक्शन होगा तो रिपल्सन। रिपल्सन होगा। ये उसको रिपल, वो इसको रिपल, तो क्या इधर लगेगा और इधर लगेगा? यस सर। ये फिगर बना के दिखा दो। दिस इज द फोर्स। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेंट्रल। तो ये नेचर में फोर्स कैसा होता है? सेंट्रल। डायग्राम बना के दिखा दो। और अगला पॉइंट लिख लो कि ये फोर्स का इक्वल और अपोजिट लग रहा है। यस सर। इसे बोलते हैं उनका थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिपल्सन। इसको स्टेटमेंट करके लिख लो। कूलॉम्स फोर्स फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ।
और ध्यान रखना है सब नॉर्मल कोर्स में हम बातें कर रहे हैं जिसमें आर वगैरह की वैल्यू क्या है मीटर में। हमेशा फॉलो करें जरूरी बट नॉर्मल कोर्स में फॉलो करें। रिएक्शन मतलब इक्विवेलेंट अपोजिट। फोर्स इज कंजर्वेटिव, नेचर में ये फोर्स कंजर्वेटिव हो गया है। फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नहीं हेडिंग वडिंग नहीं डालना है, आप पॉइंट ना बोले। फोर्स इज कंजर्वेटिव। क्लियर? Yes, sir. अगला फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम। अगर चार्जेस के बीच का मीडियम हम बदलेंगे तो ये फोर्स भी क्या होगा बदल जाएगा। वैसे इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है ना, इसको फोर्स को वैक्यूम में भी तो फोर्स लगता है। हाँ वैक्यूम में लगेगा कुछ और लगेगा, मीडियम बदलेगा तो कुछ और हो जाएगा, नेट फोर्स होगा कुछ और हो जाएगा। तो फोर्स इज डिपेंड ऑन बोलो पहला पॉइंट फोर्स फॉलो द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ। Force follow the universe square law. What is the meaning of universe square law? 1 by r square में proportion है, लिखा है ना 1 by r square के proportion में कोई भी चीज हो उसे क्या बोलते हैं universe square। तो force follow the universe square। ठीक है बोलो। चलिए इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज है, आप सुनो। एक छोटा सा सवाल, ध्यान से सुनना और समझना। सवाल छोटा है लेकिन है कैसे। ये दो चार्ज हैं +Q1 और +Q2। समझना, एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पर ये 1 लाइट ईयर मान लो और रखे गए हैं, ठीक है, फ्रॉम लॉन्ग टाइम। सवाल में लिखा गया है इसका मतलब ये है कि इसकी फील्ड वहां पर और उसकी फील्ड यहाँ पहुंच चुकी होगी। समझ गए? इसकी फील्ड यहाँ पर और उसकी फील्ड यहाँ पर पहुंच चुकी होगी। पक्का? क्लियर है? अब सवाल में बोला जा रहा है कि Q1 जैसे था वैसे ही रहने दिया गया, Q2 वाले चार्ज को जो है हम स्लाइटली आगे की ओर डिस्प्लेस करना। ठीक है ना? Yes, sir. अभी अच्छा पहले ये बताओ, सवाल का आंसर भी करते चलते हैं। पहले बताओ क्या इस पर और इस पर फोर्स लग रहा होगा? Yes, sir. क्यों? क्योंकि दोनों की फील्ड एक दूसरे पर पहुंच चुकी है। जितना इस पर लग रहा होगा उतना इस पर लग रहा होगा। Yes, sir. खुला क्या वैलिड है? Yes, sir. अट्रैक्शन की रिपल्सन Repulsion. मान लो फोर्स कितना है F0, Yes. ये भी क्या रहा होगा? F0. कितना रहा होगा F0? 1/4 by epsilon Q1 Q2 by R square. क्या बात समझ में आई? Yes, sir. आप सुन रहे हैं। ये A है पोजीशन, ये B है पोजीशन, Q1 वाला पोजीशन A पर ही है,
Q2 वाले को हम पोजीशन B से जो है आगे यहाँ पे ले आएंगे। मान लो R की दूरी यहाँ पर कैसा या नॉट, समझ में आया? यस सर यहाँ पर क्या FA और FB दोनों इक्वल है? यस सर F नॉट इक्वल मान लिया। बिल्कुल सर। अब बताइए जैसे ये वहीं पे है, यस सर हमने किसको खिसकाया? इसको तो किसका दिया? कितना दूर खिसका दिया? R अब दोनों को इसकी दूरी बदल गई। यस सर। कितनी हो गई? R plus R अब बताइए इस केस में क्या FA डैश मान लिया फोर्स और ये FB डैश फोर्स का रिलेशन इसके साथ में क्या है? सोच के बता। सर टाइम क्या है सर? टाइम क्या है? टाइम सेम है कि चेंज हो फील्ड गया? पहुंची कि नहीं पहुंची ये बात आप सोचो। तो आप ये बता दीजिए टाइम चेंज बस ये पता है R0 1 लाइट ईयर है। ये मीटर वगैरह नहीं मांगो, और R वो है ना ये मीटर नहीं मांगो। मैं पहुंची 1 मीटर 2 मीटर खिसका लिए। पहुंची हाँ, तो पहुंची सोच के बताना। सर लगभग सेम रहेगा। जब 1 मीटर अब ये बताओ इस वाले की वजह से यहाँ पर जो फील्ड है E1 मान ले, EA मान ले, कितना रहा होगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R0 स्क्वायर रहा होगा। ऐसे अरे हाँ ना बोलो। यस सर इस वाले की वजह से यहाँ पर फील्ड अगर हम मान लें EB है, तो क्या 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R0 रहा होगा। यस सर लॉन्ग टाइम से दोनों की फील्ड एक दूसरे पर पहुंच चुकी होगी। यस यस फोर्स का फार्मूला पढ़ेंगे आगे, F बराबर Q into P होता है। बताओ ये Q2 का चार्ज कितनी फील्ड में है? कितनी फील्ड में है? तो क्या इसी Q2 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर फोर्स हो जाएगा? यस सर आएगा नहीं। यस सर इस Q1 को क्या, ये Q1 किसके फील्ड में है? EB की। तो इस Q1 को अगर EB में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इस पर फोर्स हो जाएगा? यस सर करके देखो क्या ये आएगा कि नहीं? यस सर कितनी बात समझ में आई? यस बोलो। बहुत लॉन्ग टाइम से है तो इसकी फील्ड यहाँ पर और इसकी फील्ड यहाँ पर, ये और ये जो है प्रॉपर्ली होनी चाहिए। हाँ अब मुझे ये बताओ ये वाला क्या इस जगह पर लॉन्ग टाइम से है? यस सर तो इसकी वजह से जहां पर जो भी फील्ड पहुंचनी होगी क्या पहुंच चुकी होगी? यस सर R0 की दूरी पर इतनी फील्ड होनी चाहिए क्या यहाँ पर पहुंच चुकी है? यस सर R0 प्लस R की दूरी यहाँ पर फील्ड इस वाले की वजह से इतनी होनी चाहिए क्या पहुंच चुकी होगी? यस सर अभी नहीं होगी क्योंकि ये वाला चार्ज क्या बहुत पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है कि नहीं? यस सर बोलो भैया। Yes, sir. ये चार्ज इस जगह पर आज से नहीं बहुत पहले से रखा गया होगा तो इसकी फील्ड जहां पर जो भी होनी होगी क्या वहां पर वो पहुंच चुकी होगी कि नहीं? यस सर तो इस वाले की वजह से R0 की दूरी पर इतनी होनी चाहिए, पहुंच चुकी है। R0 प्लस R की दूरी पर मतलब कि यहाँ पर कितनी होनी चाहिए क्या वो भी पहुंच चुकी होगी। यस सर इस जगह पर बताइए जो फील्ड रही होगी A की वजह से क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R0 प्लस R का होल स्क्वायर इतना होना चाहिए कि यस सर और रही होगी कि नहीं? यस सर रही होगी। यस सर यस सर बोलो। यस तो सर इस चार्ज को हम यहाँ से खिसका करके यहाँ पे रख रहे हैं तो इस जगह पर कितनी फील्ड वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा कि नहीं? यस सर तो इस पर फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? लग रहा होगा सर तो बताइए कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा B वाले पर F डैश B वो क्या लिखा जाएगा? Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन R0 प्लस R का होल स्क्वायर। मेरी बात नहीं समझ में आई? समझ गए सर। अब मुझे बताओ कि ये चार्ज अगर यहाँ पे आ गया तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड है वो कितनी होनी चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R प्लस R0 का होल स्क्वायर होनी चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Q2 हो पाया होगा कि नहीं? यस सर नहीं हो पाया होगा। अबे भैया ये दूरी पूरी का एक साथ
190 से ज्यादा है ना। चार्ज को उठा करके यहाँ रख रहे हो तो इसकी फील्ड यहाँ पर बदल गई होगी, और उसको बदलने में कम से कम कितना समय लगेगा? एक साल। बोलो भैया, तो इस जगह पर जो फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से होगी, क्या वो बदल पाई होगी? क्या नहीं सर। अगर बदल नहीं पाई होगी तो क्या यही फील्ड रही होगी कि नहीं? यस सर। यहाँ से यहाँ तक की फील्ड बदलने में कितना समय लगना चाहिए? एक साल। बोलो। यस सर। 1 साल कम से कम लगना चाहिए। यस सर। तो बताइए, क्या चार्ज यहाँ से उठा करके यहाँ रखोगे तो ये वाली फील्ड जो है बदल करके इतनी हो गई होगी? नहीं सर। इसका मतलब इस जगह पर फील्ड क्या आगे भी यही वाली रही होगी? यस सर। नहीं समझ। तो बताइए कि इस वाले चार्ज पर इस वाले चार्ज पर इस जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या आगे भी वही लगा होगा? तो सवाल में पूछ ले कि फोर्स ए तो क्या वो F0 के बराबर रहेगा? यस सर। बोलो। यस सर। यही वाला फोर्स लगेगा। क्या फोर्स इक्वल और अपोजिट मिला क्या? नहीं, ये फोर्स कम है और ये फोर्स क्या है? तो क्या दोनों के ऊपर फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहा है? नहीं सर। अपोजिट तो लग रहा है लेकिन इक्वल लग रहा है। तो सवाल में पूछ ले कि क्या कूलॉम्स लॉ हमेशा थर्ड लॉ को फॉलो करता है? ये बात सही है क्या? इस सवाल फॉलो कर रहा है क्या? नहीं सर। कुछ समझ में आया? यस सर। यही जेई का सवाल था। कुछ समझ में आया? हाँ, अपोजिट लग रहा है। मेरा सवाल ये है, फिर से सुनो सवाल को। अगर ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2, ध्यान से सुनना, अगर एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखे गए 1 लाइट ईयर, ध्यान से सुनना, और फ्रॉम लॉन्ग टाइम से रखे गए, यही सवाल था, फ्रॉम लॉन्ग टाइम से ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 1 लाइट ईयर की दूरी पर रखे गए, तो यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। जितना इस पर लगा होगा उतना इस पर लगा होगा। बोलो भैया। एफ ए मान लो और ये बी मान लो, तो क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी रहा होगा? हाँ बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि इसके फील्ड वहां उसके फील्ड यहाँ पहुंच चुकी होगी, बहुत पहले से रखे गए हैं यहाँ। अब अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज की पोजीशन के साथ छेड़खानी कर दूं, ए को या बी को, तो बच्चे बताओ, अगर मैं ए जहां है वहीं रहने दो, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, किसको डिस्टर्ब कर रहा हूं? बी को। हम बी को इस जगह से उठा करके क्या यहाँ पर रख दिए? बोलो। यस सर। इस वाले की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होनी चाहिए, यहाँ पर जो होनी चाहिए, हर जगह अलग होगी। यस सर। बदलोगे तो क्या फील्ड बदलेगी? यस सर। इसकी वजह से फील्ड यहाँ की जो भी होगी, यहाँ की जो होगी क्या पहुंच चुकी होगी कि नहीं? यस सर। बोलो भैया, क्योंकि बहुत पहले से बना हुआ है। यस। मैं इस जगह पर बहुत पहले से हूँ, आज से नहीं बहुत पहले से हूँ, तो मेरा प्रभाव जहाँ पे जो भी पहुंचना होगा क्या ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। यस सर। तो ऐसे इस वाले की चार्ज की वजह से जहाँ पर जो भी फील्ड होनी है वो फील्ड क्या ऑलरेडी पड़ी होगी। यस सर। तो अगर मैं इस चार्ज को उठा करके यहाँ नई जगह रख रहा हूँ, तो इस नई जगह पर इसकी वजह से जो भी हमारी फील्ड होनी है क्या वो फील्ड यहाँ लगी रही होगी। यस सर। बोलो भाई। यस सर। तो क्या एक नया फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फील्ड कुछ और थी, यहाँ पर फील्ड कुछ और। बोलो भैया। लेकिन अब ये चार्ज अगर यहाँ आ गया तो इस वाले की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी चार्ज यहाँ किसका, तो फील्ड क्या यहाँ बदल जानी चाहिए, लेकिन बदलने में समय कितना लगेगा? एक साल लग जाएगा। तो क्या बदल पाया होगा? नहीं सर। बोलो भैया। चार्ज ने अपनी पोजीशन तो बदल ली, लेकिन उसकी जो नई फील्ड यहाँ बदलनी चाहिए क्या वो बदल पाई होगी? नहीं, वो फील्ड क्या अभी भी पुरानी वाली ही रही होगी। यस सर। तो जब ये पुरानी वाली ही फील्ड रही होगी तो क्या इस पर फोर्स बदला होगा? नहीं सर। तो सवाल ये बना कि अगर मैं इसको खिसका करके यहाँ रख दूं तो किस पर लगने वाला फोर्स बदलेगा और किस पर नहीं बदलेगा? Q2 पे लगने वाला फोर्स। तो बी वाले पे लगने वाला फोर्स बदल जाएगा। Yes. लेकिन ए वाला जो ऑलरेडी पहले से जहां पड़ा है उस पर फोर्स चेंज नहीं होगा। उसको चेंज होने में समय कम से कम कितना लगेगा? एक साल। कुछ समझ में आया? यस सर।
तो अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को लिख लेना, बशर्ते फिर ये दूरी क्या होनी चाहिए, ताकि चेंज होने में समय भी क्या हो तब ये बातें होंगी, अदरवाइज तब उसको अगली क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सीखेंगे। ठीक है। Thank you, sir.